सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद एकेआर केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो भाई आइए, अब हम इस लेक्चर में क्या करेंगे भाई। इस लेक्चर में मैं आपको क्रिस्टल फील्ड की कुछ एक लिमिटेशन है, जो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा लेक्चर। ये जो लेक्चर है हम ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे इस लेक्चर को, क्योंकि अब बैच सेकंड के भी लेक्चर करवाने, कुछ एक बैच सेकंड में असाइनमेंट करवाएंगे। आज असाइनमेंट के क्वेश्चन करवाएंगे कुछ एक और स्ट्रक्चरल डिटरमिनेंट्स के, वो बैच सेकंड के लिए है, ठीक है। ओके, तो हम भाई इस बैच में अब लिमिटेशन और एमओटी डायग्राम। एमओटी डायग्राम में मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, 3 डायग्राम है। एक सिग्मा बॉन्डिंग का CH3F सिग्मा बॉन्डिंग का है, एक पाई बॉन्डिंग का है, एक पाई एक्सेप्टर मतलब ये जो पाई एक्सेप्टर लिगेंड होते हैं ना उनका है। तो इन तीनों का वो मैं आपको बाद में कराऊंगा, ठीक है। वो मैं आपको भी नहीं कराऊंगा क्योंकि वहां से क्वेश्चन बाई चांसली, मतलब एमओटी से अगर उस जगह से क्वेश्चन है ना बाई चांसली आ जाए तो आ जाए, नहीं तो जो हम केमिकल बॉन्डिंग करेंगे ना, केमिकल बॉन्डिंग, वहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन किस जगह से पूछा जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या होगा, जो हमारी स्प्लिटिंग होती है ना, जैसे कि ऑक्टाहेड्रल में मैंने जेड आउट और जेड इन करवाया। जेड आउट में भाई किसकी एनर्जी ज्यादा होती है, DX² माइनस Y² ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है, DZ² की कम होती है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है, DX² माइनस Y² की, जेड इन में DZ² की। तो इस टाइप से यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एमओटी में। जैसे कि स्प्लिटिंग के बाद आप एनर्जी बता दीजिए, ये एमओटी के ही क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के। तो एमओटी में मतलब ये जो 3 डायग्राम है ना एमओटी के, वो मैं आपको बाद में बनाऊंगा। अभी मैं आप कराऊंगा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बाद में तो मैं आपको बता देता हूँ, बाद में नहीं, मैं आपको या तो डिस्क्रिप्शन लिंक पे मेरे डाल दूंगा इनके तीनों के डायग्राम, या मैं आपको सेंड कर दूंगा, मेरे फेसबुक पेज पे डाल दूंगा ये तीनों डायग्राम। नहीं फिर मैं लास्ट में एमओटी डायग्राम, ये जो एमओटी के तीनों डायग्राम है ना, ये 2-3 दिन बाद या तो इसका लेक्चर डाल दूंगा एक बना के, ठीक है। लेकिन मेरे को ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगा। एमओटी वैसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो हम केमिकल बॉन्डिंग जब आएगी ना उसमें आपको अच्छे से समझाएंगे। यहाँ पे तो डायग्राम बनेंगे, यहाँ पे कुछ एक ट्रम सिंबल है भाई, वो याद करने पड़ेंगे। देखिए जी, यहाँ पर जो है जी है ना, जी माने जीरेड होता है, ठीक है। जी माने जीरेड, T2G माने ट्रिपलेट, A1 माने नॉन डिजनरेट, मतलब कि A1 माने स्प्लिटिंग। A1 बताए हम किस चीज को देते हैं, A1 हम जनरली हम देते हैं उनको s ऑर्बिटल्स के लिए, ठीक है। और E देते हैं हम जनरली, E देते हैं हम किन चीजों को भाई, E हम किस चीज को देंगे, E देंगे डबली डिजनरेट ऑर्बिटल को, ठीक है। डबली डिजनरेट ऑर्बिटल को हम ये देंगे, ठीक है। और ए जो यूज करते हैं ना हम, ए यूज करते हैं हम किस चीज के लिए भाई, ए हम किस चीज के लिए यूज करते हैं, s ऑर्बिटल्स के लिए। और जी हो गया, ठीक है, जी हो गया, ए हो गया, ये स्मॉल जैसे कि ये हो गया, ये हम यूज करते हैं जी रेड, ठीक है। एक चीज और थी भाई ए के अलावा, मैं आपकी अभी बताता हूं। ए मीन्स यहां पर, हाँ लिख लीजिए, जी माने जीरेड, जी माने जीरेड होता है, और ए माने होता है नॉन स्प्लिटिंग। मतलब कि ए हम किन के लिए यूज करते हैं, एमओटी में आपको यही चीज बता देता हूं मैं, सिर्फ सुन लीजिए बस थोड़ा सा। क्या बताना आपको भाई, ए हो गया, T2 हो गया, E हो गया, डबली डिजनरेट होता है ये, डबली डिजनरेट, T2 ट्रिपली जनरेट। और E जब हम यूज करते हैं किस चीज के लिए, s ऑर्बिटल्स जो होते हैं ना उनके लिए। तो ये ए का मतलब होता है नॉन स्प्लिटिंग, बिकॉज हमें पता है भाई जो ए होता है, जो s ऑर्बिटल होता है वो स्प्लिट तो करता ही नहीं, करता है क्या, इसीलिए हम ए जो है वहां पर A1, जैसे कि A1, ठीक है, A1 यूज करेंगे तो s ऑर्बिटल के लिए। T2G E वो किन चीजों के लिए, D ऑर्बिटल के लिए इनको यूज करते हैं, डबली डिजनरेट, ठीक है। यहाँ पर G जो है, G का मतलब जीरेड, ठीक है। इस टाइप से वो एमओटी में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। वो मैं आपको डाल भी दूंगा ये लेक्चर में, जल्दी इसके लेक्चर डाल दूंगा। लेकिन यहाँ पर मैं जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगा ना, जो क्वेश्चन मैंने अभी तक देखे, वो क्वेश्चन मैंने देखे भाई इन 3 पार्ट्स में से क्वेश्चन नहीं आए हुए थे। क्वेश्चन आए हुए थे जो स्प्लिटिंग होती है ना डी ऑर्बिटल्स की, जैसे स्क्वायर पिरामिडल की, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल की, और जो स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, वहां पर जो स्प्लिटिंग होने के बाद जो सबसे हायर एनर्जी किसकी होती है, वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं आपको वो स्ट्रक्चर बना दूंगा, उनके स्ट्रक्चर बना के देंगे स्प्लिटिंग के, और इनके मैं डाल दूंगा या फिर आपके बनवा दूंगा, ठीक है। यहाँ पर मैं 2-3 दिन में इसका एक लेक्चर डाल दूंगा, 3 एक पेज है ये एमओटी के डायग्राम के, वो एमओटी के डायग्राम आपको बना के दिखा दूंगा, ठीक है। उसमें कोई ज़्यादा खास बात नहीं है, ठीक है, बना देंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, हमारा जो अभी का टॉपिक है वो है लिमिटेशन। लिमिटेशन ऑफ CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी
भाई CFT की लिमिटेशन क्या आई? तो देखिए जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है उसने भाई क्या क्या एक्सप्लेन किया, उसने हमारे जो वीबीटी ने जो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, वीबीटी ने हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन कर दी थी, बट वो ना तो मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में बताया पाए सही से, ना वो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, ना वो कलर स्पेक्ट्रा, इन चीजों के बारे में तो वो बता ही नहीं पाया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हमारी इंटेंसिटी वगैरह इन चीजों के बारे में वो बता नहीं पाया वीबीटी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी जो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, कलर स्पेक्ट्रा, ठीक है, कलर वगैरह के बारे में नहीं बता पाई थी ना वो ना ही मैग्नेटिक मोमेंट मतलब टेम्परेचर से क्या इफेक्ट पड़ता है मैग्नेटिक मोमेंट पे, ये भी नहीं बता पाई थी वो। और उसकी एक सबसे बड़ी नाकामयाबी रही थी वो CuNH3 2 पॉजिटिव वाले जो कंपाउंड था उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाई थी अच्छे से। ठीक है, और लास्ट इंटेंसिटी को नहीं बता पाई थी। लेकिन वो चीज़ें जो है CFT ने एक्सप्लेन की, कलर स्पेक्ट्रा और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, मैग्नेटिक मोमेंट, इंटेंसिटी, इन चीज़ों को किसने एक्सप्लेन किया? इन चीज़ों को किसने एक्सप्लेन किया भाई? इन चीज़ों को हमारे जो CFT थ्योरी थी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, उनने। ठीक है, जो हमारे बैथे और वैन ब्लैक सर थे जिन्होंने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बनाई। ठीक है, उन्होंने इनको एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन यहां पर भी तो लिमिटेशन आई कुछ, यहां पर भी कुछ लिमिटेशन आ गई। वो लिमिटेशन क्या थी? फर्स्ट लिखिए कि यहां पर जो S और P ऑर्बिटल का कोई जिक्र ही नहीं हुआ, मतलब कि S ऑर्बिटल जिक्र मतलब कोई बात ही नहीं हुई इन ऑर्बिटल्स की, यहां पर कोई भी डिस्कशन हुआ CFT थ्योरी में S और P ऑर्बिटल का कहीं पर डिस्कस ही नहीं है। ये ओनली D ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग से ही हम CFSC क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी वगैरह CFSC निकाल रहे हैं, एनर्जी निकाल रहे हैं, ओनली D ऑर्बिटल से निकाल रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया। उसके बाद सेकंड जो बताया, यहां पर पाई बैक बॉन्डिंग को ये डिफाइन ही नहीं कर पाई। जो पाई बॉन्डिंग बन रही है ना, पाई बॉन्डिंग बोलिए या बैक बॉन्डिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिनर्जिक बॉन्ड भी बोलते हैं, सिनर्जिक बॉन्ड। ठीक है, सिनर्जिक ही बोलते हैं मेरे ख्याल से, देख लेना एक बार। ठीक है, पाई बॉन्डिंग या बैक बॉन्डिंग जो बोलते हैं ना, उसको CFT एक्सप्लेन ही नहीं कर पाई। बैक बॉन्डिंग को एक्सप्लेन नहीं कर पाई CFT। थर्ड, उसके बाद भाई यहां पर CO जैसे कि FeCO5 और यहां पर चार्ज 0। ठीक है, ये मैं कुछ एक एग्जांपल है, देखिएगा ये एग्जांपल क्या भाई? CO4 यहां पर 0 में ही है, निकल CO5 ये भी 0 में है। ठीक है, ओके। उसके बाद देखिएगा कॉपर CO4, ठीक है, यहां पर 4 है। ठीक है, और ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो भाई ये किस प्रकार बने, इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये भाई कंपाउंड स्टेबल है, ये सभी कंपाउंड स्टेबल हैं, स्टेबल कंपाउंड है ये सभी के सभी जो कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, ये सभी के सभी स्टेबल हैं। इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्यों है स्टेबल? जबकि CFT जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वो बोलती है भाई मेटल के पास तो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, पॉइंट चार्ज, मतलब कंप्लीट उसके पास एक पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, +1, +2, +3, उसके पास एम्प्टी स्पेस होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, पॉइंट चार्ज। और सेकंड बोला उसने कि लिगैंड के पास एक पॉइंट नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, मतलब पॉइंट चार्ज होना चाहिए, मतलब नेगेटिव चार्ज, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, उसके नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। लेकिन यहां पर CO भी न्यूट्रल होता है भाई, CO भी न्यूट्रल होता है, और यहां पर दिखा रखा है कि मेटल पर पॉजिटिव, मतलब कि मेटल पर 0 है, जो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब मेटल पर जो चार्ज है वो 0 है, और कोबाल्ट पर भी 0 है, मतलब कि ना तो कोबाल्ट पे चार्ज ना निकल पे चार्ज, फिर भी ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है। तो CFT इस चीज को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तीसरी लिमिटेशन थी ये कि CFT इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ठीक है, फर्स्ट थी S और P ऑर्बिटल का कहीं जिक्र नहीं हुआ, मतलब कहीं पे डिस्कशन नहीं किया हमने। सेकंड थी पाई बैक बॉन्डिंग का, कहीं भी पाई बैक बॉन्डिंग को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाई। थर्ड थी भाई ये इस टाइप के जो कंपाउंड है जहां पर मेटल पर कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, कोबाल्ट पर मतलब कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है जो न्यूट्रल स्पीसीज है वो इसके साथ जुड़ के कॉम्प्लेक्स बना रही है, वो भी स्टेबल। भाई ये कैसे बना, ये कॉम्प्लेक्स टाइप के कैसे बने, इनको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया CFT। ठीक है, उसके बाद देखिएगा आप, उसके बाद जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो क्या भाई? उसके बाद जो हमारा फोर्थ पॉइंट है उसमें देखिएगा नेफ्लेजैक्टिक। नेफ्लेजैक्टिक की स्पेलिंग देख लेते हैं भाई, कभी मैं गड़बड़ी कर दूं। PHE आएगा,
हाँ मैं मेरे को पता है ना, मैं इनमें गड़बड़ी कर देता हूँ स्पेलिंग वगैरह में। नेफ्लेजेटिक इफेक्ट, ठीक है। अब देखिए नेफ्लेजेटिक इफेक्ट, नेफ्लेजेटिक इफेक्ट में कुछ पैरामीटर्स आते हैं। इन पैरामीटर के बारे में तो देखिए इसकी एक कैलकुलेशन होती है, वो मैं आपको बाद में करा दूंगा जो कैलकुलेशन होती है वो, लेकिन वो वहां से क्वेश्चन आता नहीं भाई। CSIR नेट JRF गेट यहाँ पर इन नेफ्लेजेटिक इफेक्ट से यहाँ पे क्वेश्चन आता नहीं, लेकिन इसको आप समझ लीजिए। मैं नेफ्लेजेटिक ने क्या बताया, ये मतलब लिमिटेशन में क्यों काउंट हुई, मतलब जो CFT ने जो बताया ना, CFT ने जो बताया वो लिमिटेशन थी, लेकिन उसको नेफ्लेजेटिक ने डिफाइन किया। क्या बताया देखिएगा आप, उसे समझिएगा आप। क्या बताया नेफ्लेजेटिक ने कि भाई जो हमारा मेटल आयन होता है ना, सिंगल मेटल आयन M2 पॉजिटिव मान लीजिए, सिंगल मेटल आयन, तो वहां पर उसने बताया सिंगल मेटल आयन में जो रिपल्सन है इलेक्ट्रॉन का, DD इलेक्ट्रॉन का, जो DD ऑर्बिटल का रिपल्सन है वो ज्यादा है देन कंप्लेक्स वाले मेटल आयन से। उन्होंने बताया जो हमारे सिंगल मेटल आयन होता है, जैसे कि इस प्रकार, ये समझिएगा आप, ये समझिएगा जैसे कि ये हमारा क्या है भाई, ये हमारा एक मेटल है। तो उन्होंने बताया जो सिंगल मेटल आयन होता है ना, सिंगल मेटल आयन, उनमें जो ये DD ऑर्बिटल, ये DD ऑर्बिटल के बीच में इलेक्ट्रॉन रिपल्सन है, ये जो DD ऑर्बिटल के बीच में जो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है, ये बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा। मान लीजिए मैंने वैल्यू दे दी इसको, ये 6 है, यहां पर ये 6 है, बट जो कम्प्लेक्स में होता है ना, जो मेटल आयन के साथ जब कम्प्लेक्स बन जाता है तो वहां पर वो कम हो जाता है। जैसे कि देखिए इस प्रकार, ये इस वाला इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, ये लिगैंड का है, और ये इस प्रकार, ये इसको स्पेस मिल जाता है, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को स्पेस मिल जाता है, इस वाले इलेक्ट्रॉन को क्या मिल जाता है भाई, स्पेस मिल जाता है। फिर ये इस इलेक्ट्रॉन का जो इनके साथ इंटरेक्शन होता है वो कम हो जाता है, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन अब इतने ही ऑर्बिटल में नहीं है, इसका साइज अब बड़ा हो चुका है, क्योंकि इसको लिगैंड के ऑर्बिटल का भी साथ मिल गया। अब ये लिगैंड के ऑर्बिटल वाला जो स्पेस था उसको भी यूज कर सकता है, वहां पर भी ये मूव कर सकता है, ठीक है, ओके, इस प्रकार, ठीक है। क्या होगा ये ओवरलैपिंग, अब ये ओवरलैपिंग कर सकता है, अब ये बॉन्ड ओवरलैप हो गया, और ओवरलैप हो जाता है ना, जब बॉन्ड ओवरलैप हो जाता है तो उसको स्पेस मिल जाता है, मतलब कि अब दोनों एक हो चुके हैं बॉन्ड, मतलब ऑर्बिटल, सॉरी, अब दोनों जो ऑर्बिटल्स हैं लिगैंड के और मेटल के वो एक हो चुके हैं। अब मतलब लिगैंड को, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर ऑर्बिटल के, उनको स्पेस ज्यादा मिल चुका है, अब वो इस साइड भी जा सकता है, इस साइड भी, मतलब कि पूरे स्पेस में रह सकता है, मतलब कि उसका जो रिपल्सन रेट था वो कम हो गया। मान लीजिए अब ये है, अब ये इलेक्ट्रॉन पहले तो यहां पर था, अब ये चला गया भाई यहां पर, अब देखिए रिपल्सन की भाई डिस्टेंस इंक्रीज हो गया इलेक्ट्रॉन का, तो भी इलेक्ट्रॉन दूर चला गया, मतलब कि रिपल्सन कम होगा अब उस ऑर्बिटल का, ठीक है। तो यही देखा हमने, नेफ्लेजेटिक ने ये बताया कि भाई जो सिंगल मेटल आयन होता है ना, उसमें तो जो रिपल्सन होता है, रिपल्सन जो होता है वो होता है हाई, जैसे वैल्यू 6 दे दी मैंने, ठीक है। और जो कॉम्प्लेक्स में जो रिपल्सन होता है, मेटल जो डी ऑर्बिटल होते हैं, किनके बीच में बता रहा हूं, DD ऑर्बिटल के बीच में, DD ऑर्बिटल के बीच में जो रिपल्सन होता है, जो भी मेटल आयन के बीच में, मेटल आयन में है, वो तो होता है भाई कम, मतलब ज्यादा। जो सिंगल मेटल आयन में जो DD ऑर्बिटल के बीच में जो रिपल्सन होता है वो होता है ज्यादा, बट मेटल कॉम्प्लेक्स जब बन जाता है ना, तो वो जो जो DD ऑर्बिटल इंटरेक्शन है वो डिक्रीज हो जाता है। क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं, लेकिन जब मेटल कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो उस टाइम पे जो DD ऑर्बिटल का इंटरेक्शन है वो डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ओके, समझ में आया आपको। तो नेफ्लेजेटिक इफेक्ट ने यही बताया। उसके बाद नेफ्लेजेटिक इफेक्ट ने क्या बताया भाई, ये CFT लिमिटेशन बना यहां पर, CFT लिमिटेशन बनना कि नेफ्लेजेटिक इफेक्ट ने तो बताया कि यहां पर ओवरलैपिंग होती है, बट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने बताया कि यहां पर इंटरेक्शन और बॉन्डिंग होती है। क्या बताया, जो CFT ने यहां पर बताया, CFT ने एक्सप्लेन किया कि यहां पर इंटरेक्शन होके मेटल पॉजिटिव और लिगैंड नेगेटिव, इनके बीच में इंटरेक्शन होके और एक मेटल और लिगैंड के बीच में बॉन्डिंग बन जाता है। बट नेफ्लेजेटिक ने यह चीज बताई कि यहां पर इंटरेक्शन नहीं होता भाई, यहां पर लिगैंड और मेटल ऑर्बिटल के बीच में इस प्रकार ओवरलैपिंग होती है, इस प्रकार ओवरलैपिंग, ठीक है, और ये एक इस प्रकार बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है, ये इस प्रकार एक बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, ठीक है, इस प्रकार यहां पर एक, उसने क्या बताया कि यहां पर मेटल और लिगैंड और ऑर्बिटल के बीच में एक ओवरलैपिंग होती है, उस ओवरलैपिंग के बाद वहां पर मेटल और लिगैंड के बीच एक ऑर्बिटल जनरेट होता है। समझ में आ गया ना आपको।
मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ गया ना। मैटर वहां CFT ने बताया कि वहां पर इंटरेक्शन होकर बॉन्डिंग बनती है, ठीक है, लेकिन इसने बताया यहां पर ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल के बीच में, तो ये भी एक CFT की लिमिटेशन थी, ये भी एक CFT की लिमिटेशन, ठीक है, ये काउंट हुई। तो 4 लिमिटेशन हुई भाई। यहां पर जो हमारा CFT था उसकी 4 लिमिटेशन काउंट की गई। ये 4 लिमिटेशन कौन सी? सबसे फर्स्ट तो भाई उसने बता दिया कि यहाँ पर उसने मैग्नेटिक मोमेंट, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, कलर स्पेक्ट्रा, इंटेंसिटी इनको डिफाइन कर दिया। लेकिन जब लिमिटेशन की बात आई तो कौन कौन सी लिमिटेशन आई? SP के ही बारे में डिस्कस कर रहा है, मतलब SP को कहीं डिस्कस ही नहीं किया CFT ने, ओनली d ऑर्बिटल के बारे में डिस्कसन हुआ है सारी CFT में, ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। दूसरी लिमिटेशन आई पाई बैक बॉन्डिंग के बारे में, कोई बता ही नहीं पाया, एक्सप्लेन नहीं कर पाया पाई बैक बॉन्डिंग को। थर्ड आई कि जो हमारे मेटल कॉम्प्लेक्स थे, जहां पर ना तो जो हमारा लिगैंड है वो भी न्यूट्रल है, और जो हमारा मेटल है उस पर कोई चार्ज नहीं है, वो भी एक प्रकार से मेटल, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला मेटल, और उसने कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है वो स्टेबल है। भाई कैसे? इसको भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। फिर उसके बाद नेफ्लेजेटिक, जो एक फोर्थ पॉइंट जो है नेफ्लेजेटिक, उन्होंने बोला कि जो मेटल लिगैंड के ऑर्बिटल होते हैं उनके बीच में ओवरलैपिंग होती है, बट CFT ने बोला कि नहीं, इंटरेक्शन होकर बॉन्डिंग होती है। तो ये भी CFT की लिमिटेशन थी, बिकॉज नेफ्लेजेटिक ने ये डिफाइन कर दिया कि मेटल और लिगैंड के बीच में ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग होती है। किस प्रकार? क्योंकि पहले जो रिपल्सन था ना सिंगल मेटल आयन में, वो हो रहा था 6, उसकी वैल्यू थी 6, ठीक है, हमने बता दिया कि 6, सपोज मान लिया 6 है रिपल्सन की वैल्यू, लेकिन आफ्टर द मेटल कॉम्प्लेक्स वो रिपल्सन की वैल्यू कम हो रही थी। और रिपल्सन की वैल्यू कब कम होगी? जब लिगैंड और मेटल के ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करके और इलेक्ट्रॉन को मोर स्पेस मिल जाएगा, बहुत ज्यादा स्पेस मिल जाएगा मूव करने के लिए, फिर वो उन d ऑर्बिटल के साथ रिपल्सन नहीं करेगा। तो इस प्रकार नेफ्लेजेटिक ने शो कर दिया, मतलब अपना एक्सपेरिमेंट दे दिया कि CFT यहाँ पर गलत है, ठीक है। तो CFT की ये लिमिटेशन थी 4th। ओके, तो आइए भाई अब चल के आइए, अब जो है मैं कुछ एक आपको एग्जांपल कराता हूँ भाई, इसके नहीं, जो मैं आपको MOT बताने वाला हूँ ना, जो हमारे क्वेश्चन आएंगे, चलिए मैं आपको बता देता हूँ कुछ। ठीक है भाई, ओके। तो भाई देखिए मैं क्या एक्सप्लेन करने वाला हूं आपको। अब जो मैंने आपको बताया ना ये MOT, अब ये CFT में जो लिमिटेशन आई ना, CFT में जो लिमिटेशन आई, पाई बैक बॉन्डिंग की लिमिटेशन आई, ठीक है, और कौन सी लिमिटेशन आई भाई? पाई बैक बॉन्डिंग के अलावा CO जो ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है, न्यूट्रल लिगैंड, CO पे 0 चार्ज, ठीक है, ये वाला कॉम्प्लेक्स, और जो हमारा क्या बन रहा है, और एक लिमिटेशन SP ऑर्बिटल का कहीं जिक्र नहीं हुआ, ठीक है, और जिक्र मतलब कि डिस्कशन और कोई देख रहा हो, चलो ठीक है, और ऑल इंडिया देख रहा भाई, और ऑल वर्ल्ड देखता है वीडियो को, पता नहीं कहाँ पर जाएगी। तो जो d ऑर्बिटल्स हैं उनमें SP और मतलब कि जो CFT है उसमें SP ऑर्बिटल्स का कोई डिस्कशन नहीं हुआ, ओनली डिस्कस p ऑर्बिटल्स, ठीक है, ओके। उसके हाँ, और सेकंड हमने क्या देखा भाई यहाँ पर? सेकंड हमने जो देखा पाई बैक बॉन्डिंग, ठीक है, और जो लास्ट मैंने बता दिया। तो इन चीज़ों मतलब मेन तो हमने ये जो 2 लिमिटेशन थी, ये चारों लिमिटेशन, इनको हमने कहाँ पर? MOT में डिफाइन किया। MOT ने इन लिमिटेशन को दूर कर दिया। मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये तीनों तो थ्योरी बताई थी मैंने, मेटल लिगैंड के बॉन्डिंग को बताने के लिए ये 3 थ्योरी बताई थी। तो अब जो मेटल लिगैंड थ्योरी, मेटल ऑर्बिटल मतलब ये मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, लिगैंड ऑर्बिटल थ्योरी या फिर एडजस्ट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसने इन चीज़ों की ये लिमिटेशन को दूर कर दिया। तो अब हम यहाँ पर ही ये चीज़ें देखते हैं कि पाई बैक बॉन्डिंग किस प्रकार बनेगा, SP ऑर्बिटल का किस प्रकार यूज है इनमें बॉन्डिंग में, यहाँ पर लिगैंड के साथ और लिगैंड के साथ बॉन्डिंग बनाने में SP ऑर्बिटल जो मेटल के उनका कैसे यूज है। तो ये MOT बताता है भाई। तो मैं फाइनली आपको बता देता हूँ, मैं MOT आपको कराऊंगा, मैं आपको अभी बता रहा था कि वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वो डायग्राम वगैरह, मैं आपको MOT कराऊंगा। आप 1-2 दिन में करा दूंगा, तो लेक्चर डाल दूंगा, कल डाल दूंगा MOT डायग्राम के लेक्चर कल डाल दूंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई वो करवाना चाहता हूँ आपको। यहाँ से जो क्वेश्चन आता है, देखिए MOT से आएगा क्वेश्चन, मान ली इसको डिफाइन करेगा, ये जानना जरूरी है आपके लिए भाई, लिमिटेशन को किसने दूर किया? MOT ने किया। इसलिए चले इसके लिए इसके बारे में कुछ बता दूंगा आपको। यहाँ पर बस आप एक चीज जान लीजिए, जो A1G जैसे कि T2G EG, ये जो है ना, ये इनमें इनका मतलब जान लीजिए। ये जो है A जो यूज करते हैं ना हम S ऑर्बिटल के लिए यूज करते हैं, और A का मतलब होता है नॉन स्प्लिटिंग होता है,
आप अभी ये चीज जान लीजिए सिर्फ, ठीक है। उसके बाद मैं कराऊंगा T2G का, T2 है ना, T2 उसका मतलब होता है ट्रिपली डिजनरेट, ट्रिपली डिजनरेट। ये अब तो आपको पता ही है, पता है ना। E का मतलब होता है डबली डिजनरेट, डबली डिजनरेट। E का मतलब क्या होता है भाई, डबली डिजनरेट होता है, डबली डिजनरेट, ठीक है। और G जो यहां पर होता है वो होता है जीरेड, जीरेड, GRAUDE, जीरेड, ठीक है। तो बस इनके मतलब समझ लीजिए आप, अभी ज्यादा नहीं बताऊंगा। और जो एमओटी में पता है क्या होता है, एमओटी में इस प्रकार, ये एक प्रकार से, ये इस पर आपको एमओटी का भाई सभी को पता है, आपको एमओटी का यहाँ पर जो है मेटल के जो ऑर्बिटल्स, यहाँ पर हम मेटल के ऑर्बिटल्स को लिखेंगे, ठीक है, जो ट्रम सिंबल्स होते हैं उनको, ठीक है। यहाँ पर जो हम लिगैंड के ऑर्बिटल्स को लिखेंगे, जो लिगैंड के ऑर्बिटल्स के लिए जो हम ट्रम सिंबल्स लेंगे, इनको हम एक प्रकार से ट्रम सिंबल, मतलब ये ट्रम सिंबल बनाऊंगा मैं उनका, ट्रम सिंबल्स बनाएंगे उनके हम, जो हमारे मेटल के ऑर्बिटल्स होंगे उनके लिए हम ट्रम सिंबल्स देखेंगे, उनको फिर हम यहाँ पर डालेंगे। मतलब कि यहाँ पर भाई कौन सा, जैसे कि भाई यहाँ पर इस प्रकार, यहाँ पर कौन से ऑर्बिटल्स, यहाँ पर 4 पे, मतलब जैसे कि ये 3D हो गया भाई, एनर्जी से डालना होता है ना। मैं ये आपको बस कुछ चीजें बता देता हूँ एमओटी में, भाई एमओटी का डायग्राम किस प्रकार बनता है ये चीज बता देता हूँ बस ओनली, ठीक है भाई। यहाँ पर 3D, ठीक है, यहाँ पर 4S, यहाँ पर 4P। जो एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी, किसकी होगी सबसे ज्यादा एनर्जी, सबसे ज्यादा एनर्जी होगी हमारे 4P वाले की, ठीक है। तो इस प्रकार ये एक्सप्लेनेशन होता है, ठीक है, ओके, ध्यान रखना, इस प्रकार ये आएगा, ठीक है। तो ये जो एमओटी बनाएंगे ना हम, यहाँ पर ये एनर्जी किसकी ज्यादा है, सबसे ज्यादा, ठीक है। ये कौन से भाई, ये एक प्रकार से ऑर्बिटल्स हैं, ये मेटल के ऑर्बिटल्स, ये मेटल के ऑर्बिटल हैं, ठीक है। यहाँ पर लिगैंड के ऑर्बिटल आएंगे, ठीक है, यहाँ पर लिगैंड के ऑर्बिटल। तो इनसे ही मैं आपको शो करूंगा, इस टाइप से भाई एमओटी बनता है, मोलिकुलर डायग्राम, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में डायग्राम बनते हैं। ये डायग्राम मैं बताऊंगा आपको सिग्मा बॉन्डिंग के लिए, पाई बॉन्डिंग के लिए और पाई एक्सेप्टर के लिए, ये सारे डायग्राम मैं आपको कराऊंगा। मैं आपको लेक्चर में डाल दूंगा, एक लेक्चर में सभी डायग्राम बना के दे दूंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको जो करना है ना वो कर लीजिए। उससे पहले आपको क्या करना है, स्क्वायर पिरामिडल के लिए, स्क्वायर पिरामिडल के लिए स्प्लिटिंग कैसे होती है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल के लिए स्प्लिटिंग कैसी होती है, स्क्वायर प्लेनर के लिए जो स्प्लिटिंग होती है वो कैसी होती है। बिकॉज जो क्वेश्चन आते हैं ना, जो क्वेश्चन यहाँ से ही आते हैं कि भाई सबसे ज्यादा एनर्जी स्क्वायर पिरामिडल में, सबसे ज्यादा एनर्जी कौन सा ऑर्बिटल कंटेन करके रखता है, स्क्वायर प्लेनर में कौन सा कंटेन करके रखता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में कौन सा ऑर्बिटल कंटेन करके रखता है सबसे ज्यादा एनर्जी, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से जनरेट होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन इस टाइप से यहाँ से जनरेट होंगे भाई, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आप लीजिए, आप बना लीजिए, ठीक है। आपको क्या करना है भाई, स्क्वायर प्लेनर, एक स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग देखिए, स्क्वायर प्लेनर की स्प्लिटिंग, स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग, स्क्वायर प्लेनर के लिए स्प्लिटिंग देखिए आप, क्या है भाई, हमारा स्क्वायर प्लेनर जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो क्या होती है, DsP2 या फिर sp2d। आपको पता है ना भाई, ये जो हमारा स्क्वायर प्लेनर जो स्ट्रक्चर होता है उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो क्या होती है, DsP2 या sp2d, DsP2 या sp2d उसकी क्या होती है, उसकी होती है हाइब्रिडाइजेशन, याद रखना उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है DsP2 या sp2d, ठीक है। तो हमें क्या देखना है भाई, यहाँ पर जो ये d ऑर्बिटल होता है ना, सबसे पहले तो हमको यही देखना है, जो ये d है DsP2 में ये जो d होता है ये कौन सा होता है, मैंने आपको बताया था वहां पर, ये जो d होता है ना ये होता है dx² - y², स्क्वायर प्लेनर में, स्क्वायर पिरामिडल में भी यही होगा d, ठीक है, ओके। और जो TBP में जो d होता है, TBP में जो d होता है वो होता है dz²। अब ये किस प्रकार होता है, मैं स्ट्रक्चर के बाद स्ट्रक्चर बना के आपको बताऊंगा, आपको मैं स्ट्रक्चर बना के बताऊंगा, ये चीज सभी चीज बताएंगे। देखिए आप स्ट्रक्चर बनाइए भाई, ये है हमारा मेटल, ये हमारा क्या है मेटल, ठीक है, ये हमारा है स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, ये है भाई हमारी जेड एक्सिस, ठीक है, ये हमारी जेड एक्सिस। तो स्क्वायर प्लेनर का स्ट्रक्चर कैसे होता है भाई, ये होता है स्क्वायर प्लेनर का स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है, कैसे, इस प्रकार, और यहाँ से बीच में एक जेड एक्सिस गई हुई होती है। स्क्वायर प्लेनर का स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है, आपको भी पता है, ठीक है। तो भाई ये कौन सी एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, और ये कौन सी एक्सिस है, एक्स और वाई एक्सिस, ये जो है एक्स और वाई एक्सिस है, आपको साफ साफ पता है।
तो यहाँ पर जो डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल, एक जो डी ऑर्बिटल है वो कौन सा है भाई, वो है अलोंग द एक्सिस वाला dx² माइनस y²। सो ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये कौन से हैं भाई, ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये कौन से हैं, अलोंग द एक्सिस वाले dx² माइनस y² कैसे, क्योंकि z एक्सिस तो ये है और जो ये ऑर्बिटल बचे ये कौन से हैं, x y और y, जिनके साथ आके लिगैंड अटैच होता है। यहां पर ही इन ऑर्बिटल के साथ आके लिगैंड इस प्रकार जॉइंट होते हैं, इन ऑर्बिटल के साथ आके लिगैंड क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। ठीक है, ओके, कंप्लीट क्या होता है भाई, dsp2। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है भाई, एक तो होता है d, एक होता है s और दो होते हैं p। तो देख लीजिए, मान लीजिए ये है p, ये है s, ये है s, सॉरी ये है p, ये है s, ये है dx² माइनस y², क्योंकि ये इस एक्सिस में है, इस एक्सिस में। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर क्या होता है, हमने देखा कि यहाँ पर अलोंग द एक्सिस वाले, क्योंकि जो हमारा d है एक ही d है, z एक्सिस, क्योंकि एक d कौन सा है वो, यहाँ पर लिगैंड किसके साथ ज्वाइंट होगा भाई, यहाँ पर लिगैंड जो आएगा वो अलोंग द एक्सिस वाले के साथ अच्छे से बाइंड होगा, ना कि बिटवीन द एक्सिस वाले के साथ। बता देता हूँ आपको, तो अलोंग द एक्सिस वाले में भी यहाँ पर एक ही डी ऑर्बिटल है, और वो डी ऑर्बिटल कौन सा है, जेड तो हो नहीं सकता क्योंकि ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर है। ठीक है, जेड एक्सिस ये है, ये इस प्रकार से है भाई, तो यहाँ पर कौन सा हो सकता है, dx² माइनस y² वाला हमारा अलोंग द एक्सिस वाला ऑर्बिटल हो सकता है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर जो ऑर्बिटल है वो यही है, dx² माइनस y² अलोंग द एक्सिस वाला ऑर्बिटल यहाँ पर प्रेजेंट है। तो अब हमें यहाँ पर क्या बताना होगा, अब हमें यहाँ पर क्या क्या डिस्कस करना होगा ये देखिए। तो भाई अब मैंने एक चीज बताया आपको, जिस ऑर्बिटल के साथ, जिन ऑर्बिटल के साथ लिगैंड आके इंटरेक्ट करेंगे ना, इंटरेक्ट करेंगे, उनकी एनर्जी इंक्रीज होगी। पता है ये तो चीज आपको, कि जिन ऑर्बिटल के साथ आके हमारा लिगैंड बनेगा, मतलब बाइंड होगा, इंटरेक्ट करेगा, ओवरलैपिंग करेगा, उन्हीं की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो आप बना दीजिए स्क्वायर प्लेनर की स्प्लिटिंग। जेड आउट में क्या हो रहा था, जेड आउट में dx² माइनस y² वाले ऑर्बिटल की एनर्जी हाई थी, तो उनके साथ लिगैंड आके ज्वाइंट हो रहे थे। जेड इन में किनकी थी, जेड इन में थी हमारी भाई dz² ऑर्बिटल की एनर्जी हाई थी, वहां पर इलेक्ट्रॉन कम थे, एनर्जी हाई थी। ठीक है, तो देखिए यहां पर आप स्प्लिटिंग करिए, आप स्क्वायर प्लेनर में स्प्लिटिंग करिए। ये भाई मेरा मान लीजिए स्क्वायर प्लेनर का स्ट्रक्चर है, मतलब कि डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल है 5। अब मेरे को इसकी स्प्लिटिंग करनी है भाई, बिल्कुल सेम जैसे कि आपने ऑक्टाहेड्रल की थी ना T2G, जैसे कि आपने ऑक्टाहेड्रल की थी भाई T2G नीचे और EG ऊपर। टेट्राहेड्रल में क्या था, E मतलब E नीचे T2 ऊपर। यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर में और स्क्वायर पिरामिडल में TBP में बिल्कुल T2G नीचे होगा और EG ऊपर होगा। इस प्रकार यहाँ की स्प्लिटिंग होती है। ठीक है, तो करिए भाई, ये है भाई क्या T2G की, ठीक है, ये है EG की, एक प्रकार से EG। ठीक है, और यहाँ पर सिमेट्री प्रेजेंट होती है, इसलिए हम EG, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर का तो आपको पता है ना भाई, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर में तो सिमेट्री प्रेजेंट है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो यहाँ पर G यूज किया जाता है। ठीक है, ओके। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसके बाद यहाँ पर क्या होगा भाई, ये क्या है dxz, dyz और dxy। एक क्या भाई dx² माइनस y² dz²। ठीक है, dz²। आप एक काम कीजिए, जिसकी एनर्जी है उसको लास्ट में लिखिए, dz² dx² माइनस y²। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर भाई एनर्जी किनकी ज्यादा है, जिनके साथ लिगैंड आके बाइंड हो रहा है, जिनके साथ लिगैंड आके इंटरेक्ट कर रहा है, उनकी एनर्जी ज्यादा है। तो वो कौन से हैं, वो अलोंग द एक्सिस वाला कौन सा ऑर्बिटल है, dx² माइनस y² वाला। ठीक है, क्योंकि z एक्सिस जो है dz² ऑर्बिटल के साथ तो कर नहीं रहा, ऑर्बिटल ओनली x² माइनस y² इन अलोंग द एक्सिस, वो यहाँ पर इन x और y एक्सिस पर आके बाइंड हो रहे हैं। ठीक है, तो भाई ये क्या होगा, यहाँ पर जो एनर्जी होगी किसकी ज्यादा होगी, यहाँ पर जो एनर्जी होगी वो किसकी ज्यादा होगी, dx² माइनस y² वाले ऑर्बिटल की होगी। किनकी, dx² माइनस y² वाले ऑर्बिटल्स की यहाँ पर एनर्जी हाई होगी। ठीक है, ओके। बट यहाँ पर एक चेंज आ जाता है, यहाँ पर एक चेंज आ जाता है कि यहाँ पर dz² ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो इन ऑर्बिटल से ज्यादा थी, इन तीनों ऑर्बिटल से। लेकिन यहाँ पर क्या आता है स्क्वायर पिरामिडल में, यहाँ पर जो ये xy नेचर होता है ना, ये xy नेचर वाला जो ऑर्बिटल होता है उसकी dz² ऑर्बिटल से एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो ये dxy वाला जो नेचर का जो ऑर्बिटल होता है, ठीक है, उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, किससे, dz² से। ठीक है, dz² से उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, यहाँ पर dxz dyz। ठीक है,
बस यहाँ पर यही चेंज है स्प्लिटिंग में। जो स्क्वायर प्लेनर की स्प्लिटिंग होती है वो किस प्रकार होती है, सेम T2G EG में इस प्रकार ब्रेक होगा, इनकी ब्रेकिंग होगी, इनकी ब्रेकिंग होगी। यहाँ पर dx² - y² की सबसे ज्यादा एनर्जी होगी बिकॉज वहां पर लिगेंड बाइंड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर चेंज जो आएगा यहाँ पर यही आएगा, जो dxy जो ऑर्बिटल होता है ना T2G का, उसकी एनर्जी dz² ऑर्बिटल से ज्यादा होगी और उस dz² ऑर्बिटल की उससे कम होगी थोड़ी सी। तो यहाँ पर ये स्प्लिटिंग बनती है। यहाँ पर जो स्प्लिटिंग होती है ये इस प्रकार बनती है, ठीक है। इस स्प्लिटिंग को याद कर लेना। यहाँ पर जो एनर्जी ऑर्डर होता है, एनर्जी ऑर्डर आपसे पूछा जाएगा भाई एनर्जी ऑर्डर लगाइए, तो यहाँ पर जो एनर्जी ऑर्डर होगा स्क्वायर प्लेनर में होगा dx² - y², फिर dxy, फिर जो है dz², फिर जो है dxz और dyz। ये होगा एनर्जी ऑर्डर। ये एनर्जी ऑर्डर आपसे CSI नेट JRF में पूछा जा सकता है, तो आप लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। अब मेरे ख्याल से एक मिनट लेक्चर देख लेते हैं भाई। देखिए लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, मतलब कि 30 मिनट हो चुके हैं, 32 पे 31 पे ये कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए स्क्वायर प्लेनर की होगी, नेक्स्ट मैं आपको ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल और स्क्वायर पिरामिडल की ओर कराऊंगा, ठीक है, ओके, इनकी ओर कराऊंगा। तो आप ये स्क्वायर प्लेनर की टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग हमने नहीं की। टेट्राहेड्रल के लिए मैं आपको बुक सजेस्ट कर दूंगा, वहां से देख लेना, लेकिन जरूरी नहीं होगी जो मैं आ रही है ना, जो मैं यहाँ पर करा रहा हूँ वो कर लीजिए आप, वहां से ही क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। आपने जेड आउट जेड इन ये कर चुके हो आप, मतलब ये ऑक्टाहेड्रल की आपने स्प्लिटिंग कर लिया। स्क्वायर प्लेनर की मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। और आपको कौन सी होगी, और आपकी TBP की मैं करवा रहा हूँ, स्क्वायर पिरामिडल की स्प्लिटिंग मैं करवा दूंगा यहाँ पर। तो एनर्जी ऑर्डर आपको यहाँ से पता लग जाएगा। और MOT है उसके मैं लेक्चर कल ही डाल दूंगा, क्योंकि अभी जो बैच आएगा सेकंड वो NMR असाइनमेंट का आ रहा है, तो मैं कल डाल दूंगा MOT के डायग्राम। MOT के डायग्राम कल परसों तक मैं पक्का मतलब कि इसके लेक्चर बना के डाल दूंगा, ठीक है, ओके। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आपको TBP और स्क्वायर पिरामिडल का स्ट्रक्चर और बना देता हूँ। वो 10-1 मिनट का लेक्चर बनाऊंगा, ज़्यादा नहीं बनाऊंगा, और आपका ये कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे डायरेक्ट माइक्रोस्टेट पे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है माइक्रोस्टेट। गेट में क्वेश्चन आते हैं 1-2 नंबर के, 2 नंबर में 1 नंबर में पूछ लिया जाता है माइक्रोस्टेट का क्वेश्चन, ठीक है। वहां से अब वो करेंगे, ठीक है, ओके, बाय।